पेज नंबर 62, 13वां अध्याय। सहायक सेना मिलीजुली तथा अपने राष्ट्रीय सेना के संबंध में। एक सहायक सेना जो एक अन्य व्यर्थ की सेना है, वह है जब किसी दूसरे राजा को आमंत्रित किया जाता है कि वह अपनी सेना के साथ आकर तुम्हारी सहायता करे तथा रक्षा करे, जैसा कि हाल में पोप जूलियो ने किया था। जब उसने फेरेरा के अभियान में अपनी बाड़े की सेना का कार्य देखा तो सहायक सेना का आश्रय लिया और स्पेन के राजा फेर्डिनेंड के से समझौता किया कि वह अपने पैदल और घुड़सवार सैनिकों से उसकी सहायता करे। ये सैनिक अपने लिए श्रेष्ठ उपयोगी हो सकती है, लेकिन जो कोई उसे बुलाता है उसके लिए प्राय सदा हानिकार सिद्ध होती है, क्योंकि यदि हार जाती है तो वह नष्ट हो जाता है और जीतने पर वह उसका बंदी हो जाता है। और यद्यपि पुराना इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा, तथापि मैं पोप जूलिया द्वितीय के इस ताजे उदाहरण को छोड़ना नहीं चाहता। उसका कार्य सुविचारित नहीं था, क्योंकि फेरेरा को प्राप्त करने की इच्छा से उसने अपने आप को पूर्ण रूप से एक विदेशी हाथों में सौंप दिया। किंतु उसके भाग्य की से एक तीसरी बात उत्पन्न हुई, जिसके कारण उससे अपने कुनिर्णय का फल नहीं भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने की सहायक सेना रेवेन्ना में पराजित हो चुकी थी और स्विस अचानक आ चुके थे और उनको तथा अन्य सबको स्तंभित करते हुए विजेताओं को देश से निकालकर भगा दिया। उनके भाग जाने के कारण वह न तो शत्रु का बंदी हुआ और न अपनी सहायक सेना का, क्योंकि वह उनकी नहीं किंतु अन्य सेना की सहायता से विजयी हुआ था। और फ्लोरेंस वासी एकदम सेना विहीन होने के कारण पीसा को परास्त करने के लिए 10,000 फ्रांसीसी सैनिक लाए, जो अतीत काल में किसी भी संकट की अपेक्षा अधिक खतरनाक था। पड़ोसियों ने अपने रक्षा करने के उद्देश्य से कॉन्स्टेंटिनोपल का सम्राट ग्रीस में 10,000 तुर्क सैनिक ले आया था, जिन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद लौट कर जाने के लिए मना कर दिया था। और यह ग्रीस का विधर्मियों के अधीन होने का प्रारंभ हुआ था। तीन, अतएव उस राजा को इस सेना की सहायता लेनी चाहिए जो कि किसी प्रकार जीत नहीं सकता, क्योंकि बाड़े के सैनिकों की अपेक्षा ये कहीं अधिक खतरनाक और ये साक्षात सर्वनाश है। सभी संगठित होते हैं और अपने अधिकारियों की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु किराए के सैनिक तो जीतने के पश्चात तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए अधिक समय तक तुम्हारा अवसर चाहिए, क्योंकि वे एक संघबद्ध सेना के रूप में नहीं होते तथा तुम्हारे द्वारा संगठित किए हुए होते हैं और तुमसे वेतन पाते हैं। जिससे तीसरे व्यक्ति को तुमने उनका नेता बनाया, वह अचानक इतना अधिकार नहीं अर्जित कर सकता कि तुम्हें क्षति पहुंचा सके। संक्षेप में ये किराए की सेना का सबसे बड़ा खतरा है कि उनकी कायरता और स्थिरता तथा स्थिरता और सहायक सेना से खतरा है उनकी वीरता। 4, अतएव एक विवेकी राजा इन दोनों की सेनाओं से दूर रहता है और अपनी खुद की सेना का भरोसा करता है। और दूसरी सेना द्वारा प्राप्त विजय अपेक्षा अपनी सेना के साथ हुई पराजय को वह अच्छा समझता है। विदेशी सेना की सहायता से प्राप्त विजय को वह सच्ची विजय नहीं समझता। चासरे बोज्य तथा उनके कार्यों द्वारा उदाहरण देने में मुझे कभी संदेह नहीं हुआ होगा। इस ड्यूक ने रोमानिया में सहायक सेना लेकर प्रवेश किया। वे सभी फ्रांसीसी सैनिक थे। उनकी सहायता में इमोला और फोरेली को जीत लिया, किंतु पीछे उस सेना को अधिक विश्वसनीय न देखकर बाड़े की सेना को अपेक्षाकृत कम खतरनाक समझकर उसकी ओर उन्मुख हुआ और ओरसीनी और वितेली को नौकर रख लिया। किंतु पीछे अपने अनुभव से उसने इनको भी इसी प्रकार संदिग्ध, अविश्वसनीय और खतरनाक पाया। उनको बर्खास्त कर दिया और अपनी निजी सेना रखना निश्चित किया। और हम इन सेनाओं के अंतर को आसानी से समझ सकेंगे यदि हम यह देखें कि ड्यूक की प्रतिष्ठा क्या स्थिति थी जब उसके पास केवल फ्रांसीसी सेना थी, तब जब ओरसीनी और वितेली थे, या वह अपने सैनिकों को तथा अपने साधनों पर निर्भर था। उसका यश निरंतर बढ़ता गया। इतना सम्मान उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था तथा जितना वह जब प्रत्येक ने देखा कि वह अपने खुद की सेना का मालिक है। 5, ये अभी हाल के और इतालीय उदाहरणों के प्रसंग को छोड़ना नहीं चाहता, किंतु सिराकूजा के ज़ेरोने के उदाहरण को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसका उल्लेख मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। वह जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि सिरा
कुजा वासियों द्वारा सेना का प्रधान बना दिया गया था। उसने तुरंत यह अनुभव किया कि हमारे इटली सैनिक अभियानकर्ताओं में मिलती जुलती किराए की सेना उपयोगी नहीं हो सकती। उसे यह लगता है कि न तो उसे रख सकता था और न उसे छोड़ ही सकता था। अतः पूरी सैनिक सेना के टुकड़ों में बांट दिया और बाद में अपनी सेना लेकर युद्ध किया, विदेश सैनिकों की सहायता से नहीं। इस प्रसंग पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट के एक अवतरण का स्मरण दिलाना चाहता हूँ। जब डेविड ने दुस्साहसी योद्धा गोलिया से जाकर लड़ने के लिए अपना साउल को समर्पित किया तो साउल ने उसे उत्साहित करने के लिए उसे अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। जैसे ही डेविड ने उन्हें पहनकर देखा कि यह कहते हुए कि उन्हें अस्वीकार कर दिया कि उन अनभ्यस्त हथियारों से वह अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर सकता, किंतु इसकी अपेक्षा उसने अपनी कटार और तलवार लेकर शत्रु का सामना करना चाहा। सार यह है कि दूसरे के हथियार या तो तुम्हारी पीठ के लिए ढीले होंगे या कड़े होंगे। 6 राजा लुई 11वें के पिता चार्ल्स 8वें ने अपने भाग्य और गुणों के द्वारा फ्रांस के अंग्रेजों से मुक्त करने पर अपनी सेना द्वारा अपने को सुसज्जित करने की आवश्यकता का अनुभव किया था और अपने पूरे राज्य में घुड़सवार तथा पैदल सैनिकों से संबंधित नियम के पालन का आदेश दिया था। किंतु पीछे उसके पुत्र राजा लुई ने उसके सेना को बर्खास्त कर दिया और स्विस सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। दूसरे ने भी इस भूल का अनुसरण किया, जैसा कि इस समय प्रत्यक्ष उस राज्य में प्रस्तुत खतरे का यही मूल कारण था, क्योंकि स्विस सैनिकों को यश प्रदान कर अपनी संपूर्ण राष्ट्रीय सेना को हर्षान्मुख कर दिया। चूंकि पैदल सेना पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और घुड़सवार सैनिक दूसरों की सेना के भरोसे रहने को बाध्य हुए, क्योंकि स्विस सेना के साथ लड़ने का अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे उन्हें बिना जीते नहीं जीत सकते। परिणाम यह हुआ कि स्विस लोगों के मुकाबले में फ्रांसीसी नहीं ठहरे और स्विस सेना के बिना दूसरों के विरुद्ध सफल नहीं हो सके। अतः फ्रांस की सेना मिलीजुली रही, कुछ किराए की सेना थी, कुछ राष्ट्रीय। इस प्रकार की सेना सब मिलवाकर केवल सहायक या केवल किराए की सेना की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ होती है तथा अपनी स्वयं की सेना से बहुत घटिया होती है। यह उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि फ्रांस का राज्य अजय होता यदि चार्ल्स के सेना विषयक आदेशों का भलीभांति पालन किया जाता और उन्हें चालू रखा जाता। किंतु अदूरदर्शिता के कारण लोग कोई काम शुरू कर देते हैं तो जो उस समय अच्छा प्रतीत होता और उसके भीतर छिपा हुआ विष नहीं देखते। जैसे कि मैं पीछे क्षय के वर्ष के संबंध में कह चुका हूँ। 7 जो हो वह राजा वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, जो राज्य में उत्पन्न होते ही बुराई को नहीं जान सकता। जो हो वह राजा बुद्धिमान नहीं है, जो राज्य में उत्पन्न होते हुए बुराई को नहीं जान सकता, और यह प्रतिभा कम लोगों में ही होती है। यदि हम रोमन साम्राज्य के पतन के प्रधान कारणों पर विचार करें तो उसकी जड़ें किराए की गोथिक सेना की भर्ती के आरंभ में मिलेंगी, क्योंकि उसी समय से रोमन साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी और पूरी शक्ति जो उन्हें अनुप्राणित करती थी कि गोथों की मिल गई। निष्कर्ष यह है कि अपनी स्वयं की सेना के बिना कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं होता। इसके विपरीत पूरी तरह से भाग्य के भरोसे रहता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि विषम परिस्थिति में विश्वास के साथ उसकी रक्षा कर सके। और विवेकी जनों का सदा सुविचारित मत का यह कथन रहा है कि कोई वस्तु कितनी दुर्बल और अस्थिर नहीं होती जितनी अपने सेना तथा आधारित न होने वाला राजा यश। और अपनी सेना वह है जो प्रजा या नागरिक तुम्हारे आश्रित लोगों से बनी हो, अन्य सभी या तो किराए की सेना या सहायक सेना। और अपनी सेना तैयार करने की प्रक्रिया ढूंढना आसान है यदि मेरे द्वारा ऊपर लिखित 4 उदाहरणों पर अपनी अच्छी तरह से विचार किया जाए और यदि यह देखा जाए कि अलेक्जेंडर महान के पिता फिलिप तथा अन्य गणतंत्रों और राजाओं ने किस प्रकार अपनी सेना की व्यवस्था की और उसे सुसज्जित किया। इन नीतियों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। लैतिन उदाहरण इस प्रकार है जो मैकियावेली ने दिया था: क्यूडो निलिसिटताम इन फुरो उट इनेबिल क्वाम फॉर्मा पोटेनिटेक नोल सुआविनिसा। 14वां अध्याय सैनिक विषयों के संबंध में राजा के कर्तव्य। 1 अतएव युद्ध तथा उसके नियम और शिक्षा को छोड़कर एक राजा का न कोई दूसरा उद्देश्य न दूसरी चिंता होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त न किसी अन्य क्षेत्र को अपनी रुचि का विषय बनाना चाहिए। शिक्षा को छोड़कर राजा ने कोई दूसरा उद्देश्य न उसकी चिंता होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त न किसी
एक शिक्षा को छोड़कर राजा का दूसरा कोई उद्देश्य चिंता नहीं और अतिरिक्त अन्य अपने विषय नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो शासन करता है उसे केवल इस कला में ही कुशल होने की आशा की जाती है, और यह इतनी गुणवती होती है कि यह केवल उन्हीं को सुरक्षित नहीं रखती जो जन्मजात राजा हैं, किंतु अनेक बार सामान्य परिस्थिति के व्यक्तियों को भी उसी सीढ़ी पर चढ़ने की यह कई बार सामान्य स्थिति के व्यक्तियों को भी उसी सीढ़ी पर चढ़ने की सहायता तो होती है। और इसके विपरीत यह दिखता है कि जब राजा अस्त्र शस्त्रों की अपेक्षा कला या प्रमोदों में अनुरक्त हुए तो उन्होंने अपना राज्य खो दिया। इस कला से विमुख उसे खोने का प्रधान कारण है, और इस कला में पारंगत होना ही ऐसा उपाय है जो तुम्हें राज्य प्राप्त कराता है। तो अस्त्र विद्या में निपुण होने के फलस्वरूप फ्रांचेस्को स्पोर्ता सामान्य स्थिति से उठकर मिलान का ड्यूक बन गया, और उसके उत्तराधिकारी सैनिक जीवन की कठिनाइयों से भाग खड़े हुए। ड्यूक के सामान्य व्यक्ति मात्र रह गए, क्योंकि सेना के रहित होने के कारण जो अन्य अन्य खानियां तुम्हें उठानी पड़ती हैं उनमें से एक ही तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगता है, और यह उन अपयशों में से एक है कि जिसके प्रति राजा को सावधान रहना चाहिए, जैसा कि आगे कहा जाएगा, क्योंकि एक हथियारबंद व्यक्ति से निहत्था व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है, और यह तर्कसंगत नहीं है कि जो हथियारबंद है वह स्वेच्छापूर्वक बेहथियार वाले की आज्ञा मानेगा, और बेहथियारबंद व्यक्ति हथियारों से सुसज्जित नौकरों के बीच सुरक्षित रखेगा, क्योंकि एक में तिरस्कार का भाव रहने के कारण तथा दूसरे में संदेह और भय के कारण यह संभव नहीं है कि वे अच्छी तरह से मिलकर काम करें। अतएव जैसा कहा जा चुका है कि एक राजा जो सैनिक विषयों को नहीं समझता, अन्य हानियों के अतिरिक्त न तो अपने सैनिकों का सम्मान प्राप्त कर सकता, न उनमें से विश्वास कर सकता है। 3, इसलिए राजा को युद्ध के इन अभ्यासों से कभी अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए, और युद्ध काल की अपेक्षा शांति के समय में और अधिक अभ्यास कराना चाहिए, और इसे 2 प्रकार से कर सकता है, एक कार्यों के द्वारा और दूसरा अध्ययन द्वारा। जहाँ तक कार्यों का संबंध है, अपने सैनिकों को भली प्रकार अनुशासन में रखना तथा अभ्यासरत रखने के अतिरिक्त सदा शिकार खेलना चाहिए, जिसके द्वारा अपने शरीर को कठिनाइयों तथा असुविधाओं से सहने का अभ्यस्त बनाए, और साथ ही स्थानों की प्राकृतिक बनावट से अवगत हो सके तथा यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि पहाड़ कैसे ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं, घाटियां कैसे खुलती हैं, मैदान कैसे विस्तृत होते हैं, और नदियों तथा दलदलों की प्रकृति से परिचय हो। इस विषय पर सबसे अधिक ध्यान दें। यह ज्ञान 2 प्रकार से उपयोगी होता है। पहले तो अपने देश को अच्छी तरह से जानना सीखता है और उसकी सुरक्षा अच्छी तरह से समझ सकता है। दूसरे उन स्थानों को प्रत्यक्ष परिचय के माध्यम से अन्य किसी भी स्थान को जिसे नए सिरे से जानने की उसे जरूरत पड़ती है आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि बोस्काना में पहाड़, घाटियां, मैदान, नदियां, दलदल अन्य प्रदेशों के इन दृश्यों से कुछ न कुछ समानता रखते हैं। यहाँ तक कि एक प्रदेश की प्रकृति की बनावट के परिचय तथा आसानी से अन्य प्रदेशों की प्रकृति बनावट के परिचय से हुआ जा सकता है, और जो राजा अन्य प्रकार की अभिज्ञता से रहित, उसमें पहले ही बात की कमी है जो एक नेता में होनी चाहिए, क्योंकि यह उसे शत्रु की खोज लेना, पहाड़ की जगह चुनना, सेना का अभियान संचालन, संग्राम के लिए आगे बढ़ना और सैनिक दृष्टि से घेरा डालने में सहायता करता है। 4, अकाइनों के राजा फिलिपोमेने के इतिहास लेखकों ने अन्य जिन बातों की प्रशंसा की है उनमें से एक की शांति के समय यह विद्या के प्रकारों के अतिरिक्त कभी अन्य विषय की चर्चा नहीं करता था, और जब वह मित्रों के साथ ग्राम्य प्रदेश में जाता तो प्राय ठहर जाता और उनसे उस विषय पर बात करता। यदि शत्रु सामने उस पहाड़ी पर होते और हम अपनी सेना के साथ यहाँ होते तो हम में से कौन अच्छी स्थिति में होता। व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रहते हुए हम उनका मुकाबला करने कैसे आगे बढ़ते। यदि हम पीछे हटना चाहते तो हम क्या करते। यदि वे पीछे हटते तो किस प्रकार उनका पीछा करते, और चलते हुए उनसे उन सभी संभावना की चर्चा करता तो एक नेता के सामने आ सकती है। उनके मत सुनता, अपना मत प्रकट करता और तर्क देकर उसकी पुष्टि करता। इस निरंतर विचार विनिमय के कारण वास्तव में सेना का संचालन करते हुए उसके सामने कोई ऐसी जटिल परिस्थिति नहीं आई जिसका उसके पास कोई हल न हो। 5, क्योंकि किंतु जहाँ एक मस्तिष्क के अभ्यास का प्रश्न है, राजा को इतिहास पढ़ना चाहिए और इनमें श्रेष्ठतम व्यक्तियों के कार्यों पर मनन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उन्होंने युद्धों में किस प्रकार संचालन किया, उनकी विजयों तथा पराजयों के कारण की परीक्षा करनी चाहिए, जिसके एक अनुकरण तथा दूसरों से बचा जा सके, और सर्वोपरि उसे करना चाहिए जो अतीत में किसी श्रेष्ठतम व्यक्ति ने किया हो, जिनके अनुकरण के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना हो, जो उसके पूर्व प्रशंसित और यश प्रथित रहा हो,
और जिसकी विजयी उपलब्धियों और कार्यों को सदा अपने सम्मुख रखा हो। जैसा कि कहा जा सकता है कि अलेक्जेंडर का महान अकील्य का अनुकरण करता था सीजर अलेक्जेंडर का, शिपियो साइरस का, और जो कोई केस्नोफोन द्वारा लिखी साइरस की जीवनी को पढ़ता है उसे पीछे शिपियो का जीवन चरित्र पढ़ने का प्रज्ञात हो जाता है कि वह अनुकरण उसके लिए कितना यशदायक हुआ। और सच्चरित्र, विनम्रता, सहृदयता, उदारता आदि गुणों में शिपियो कितना साइरस के समान था, जिनका केस्नोफोन ने उसका चरित्र होने में लिखा है। एक विवेकपूर्ण राजा को इस प्रकार के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और शांति के समय कभी प्रमादी बनकर नहीं बैठे रहना चाहिए, किंतु श्रमपूर्वक उसे लाभ उठाना चाहिए जिससे वह विषम परिस्थिति में उनसे शक्ति प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि वह भाग्य चक्र पलटे तो वह उसका सामना करने के लिए अपने को प्रस्तुत पाए। 15वां अध्याय उन विषयों के संबंध में जिनका कारण मनुष्यों की और विशेष करके प्रजाओं की प्रशंसा या निंदा की जाती है। एक, अब यह देखना शेष रह जाता है कि एक राजा को अपने प्रजा मित्रों के साथ कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें से बहुतों ने इस विषय पर लिखा है, पर मुझे भय है कि मेरा भी उस पर और लिखना अहम भाव समझा जाएगा। विशेष करके इस विषय का विवेचन करते समय दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों से भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए जाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो उद्देश्य जो समझता है उसके लिए उपयोगी बात लिखना है। मुझे विशेष विषय की कल्पना करने की अपेक्षा उसकी असल सच्चाई तक जाना अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ। और बहुतों ने प्रजातंत्र तथा राज्यों की कल्पना की है जो न कभी देखे हैं न वास्तव में जिनका अस्तित्व रहा, क्योंकि हम कैसे रहते हैं की अपेक्षा हमें कैसे रहना चाहिए में बहुत अंतर है। जो कोई कुछ कर रहा है उसे करना चाहिए के लिए छोड़ देता है, वह स्वयं सुरक्षित रहने की अपेक्षा प्राय नष्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात में अच्छाई का स्तर स्थापित करने का प्रयत्न करता है वह इतनों के बीच में जो अच्छे नहीं है नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति हर बात अच्छाई का स्थापित करने का प्रयत्न वह इतनों के बीच में अन्य नहीं नष्ट हो जाता है। अतः एक राजा को चाहिए कि जरूरी है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह भला न होकर रहना सीखे और आवश्यकता के अनुसार अच्छाई का प्रयोग करना या न करना सीखे। दो, एक राजा से संबंधित काल्पनिक बातों को छोड़कर केवल उन पर विचार करता रहे जो सत्य है। मैं कहता हूँ कि सभी व्यक्ति जब उनके विषय में चर्चा की जाती है और अपनी ऊंची स्थिति के कारण विशेषकर के राजा इनमें से कुछ विशेषता के लिए प्रसिद्ध होते हैं जो उन्हें विभूषित करते हैं, या तो उनके प्रशंसा का कारण बनते हैं या अपयश का। और यह है कि कोई उदार समझा जाता है, कोई मिश्रो कृपण। तोस्कान शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि एवरो लोभी की हमारी भाषा में अर्थ है वह जो लूट खसोट कर प्राप्त करना चाहता है। मिजेरो कृपण उसे कहते हैं जो खर्च करने बहुत कमी करता है। कोई दानी समझा जाता है, कोई लालची, कोई क्रूर, कोई दयावान। एक को विश्वासघाती, दूसरे को विश्वासी, एक को पौरुषहीन तथा दूसरे को भीरू, एक दूसरे को भयानक और साहसी, एक शिष्ट दूसरे को दम्भी, एक को व्यभिचारी दूसरे को सदाचारी, एक को सरल दूसरे को दृढ़, एक को कठिन दूसरे को लचीला, एक को गंभीर दूसरे को हल्का, एक को धार्मिक दूसरे को अविश्वासी, इस प्रकार से। 3, मैं जानता हूँ कि हर कोई स्वीकार करेगा कि ऊपर लिखे हुए सभी गुणों का जो अच्छे समझे जाते हैं राजा में होना अत्यंत प्रशंसनीय बात होगी, किंतु क्योंकि सभी में से संपन्न होना या पूरी तरह से पालन करना उनके लिए संभव नहीं है। मानव स्वभाव की सीमाएं भी ऐसी नहीं होने देती। उसे इतना सावधान होना चाहिए कि वह उन दुर्गुणों के अपयश से बच सके जो उसके राज्य से वंचित कर सकते हैं, और यदि संभव हो तो उसे उनसे भी सावधान रहना चाहिए जो उसे विवेकहीन कर सकते हैं। किंतु यदि वह ऐसा न कर सके तो इन पर अधिक ध्यान न देकर छोड़ सकता है, परंतु उसे उन बुराइयों से प्राप्त होने वाले अपयश से भी डरना नहीं चाहिए जिनके बिना राज्य को कठिनाई से बचाया जा सकता है। क्योंकि यदि पूरे प्रसंग पर भली भांति विचार करे तो उसे ज्ञात होगा कि एक बात जो देखने में गुण लगती है किंतु उनका अनुसरण करने से नाश हो जाएगा, और दूसरी बात जो दुर्गुण प्रतीत होती है किंतु जिनका अनुसरण करने से सुरक्षा तथा अपनी संपत्ति बचा सकता है। 16वां अध्याय 16 अध्याय उदारता तथा कृपणता के संबंध में। एक, ऊपर लिखी हुई विशेषताओं में से पहली को प्रारंभ करते हुए मैं कहता हूँ कि उदार समझा जाना बहुत अच्छी बात है, किंतु उदारता ऐसे बरती जाए जिससे तुम्हें उदार समझा जाए तो तुम्हारी क्षति होगी, क्योंकि यदि उससे विवेकपूर्ण ढंग से बरता जाए जैसे कि
उसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए तो स्वीकार नहीं की जाएगी, और तुम इसके ठीक विपरीत होने कृपण के अपयश से नहीं बच सकते। और यदि लोगों के बीच उदार होने का यश बनाए रखना चाहते हो तो यह आवश्यक है कि राजसी ठाट बाट और वैभव के प्रतीक, और यदि लोगों के बीच उदार रखकर यश बनना चाहते हो तो यह आवश्यक है कि राजसी ठाट बाट और वैभव के बीच और वैभव के प्रतीक कोई चीज़ न रखो। इसका परिणाम यह होगा कि राजा इस प्रकार के कामों में अपनी संपत्ति खर्च कर देगा और अंत में उसे बाध्य होना पड़ेगा। यदि उदार होने का अपना नाम बनाए रखना चाहता है तो वह असाधारण रूप से प्रजा पर दबाव डाले तथा जब्ती आदि से वे सब उपाय अपनावे जो धन पाने के लिए प्रयाप्त किए जाते हैं। इससे प्रजा उसे घृणा करने लगेगी, गरीब हो जाने के कारण उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी इस उदारता के कारण अधिक लोगों को अप्रसन्न करके तथा थोड़े से लोगों को संतुष्ट करके उसे हर बात में असुविधा का अनुभव होने लगता है और किसी भी पहले खतरे में वह विषद में पड़ जाता है। वह यह देखकर पीछे मुड़ने की कोशिश करता है कि और शीघ्र कृपण होने का अपयश प्राप्त करता है। 2 अतएव एक राजा को इस रूप में वह उदार के नाम से प्रसिद्ध हो इस गुण का आचरण अपने को क्षति पहुंचाए बिना नहीं कर सकता। यदि वह सावधान हो तो उसे कृपण नाम से जात होने की विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत होने पर वह अधिक उदार समझा जाएगा। जब वे देखेंगे कि अपनी कृपणता के फलस्वरूप उसकी आमदनी उसके लिए पर्याप्त है, जो वो लड़ाई करेगा उससे अपनी रक्षा कर सकता है, जनता पर बोझ डाले बिना अभियान कर सकता है, वह इस प्रकार वह उनके लिए उदारता के नाम से प्रसिद्ध होगा जिनसे वह कुछ नहीं लेता और वे असंख्य होते हैं, और उनके लिए कृपण के रूप में प्रसिद्ध होगा जिन्हें देता नहीं और वे थोड़े होंगे। अपने समय में उनके अतिरिक्त किसी को बड़े काम नहीं देखा जो कृपण समझे जाते हैं, अन्य भी नष्ट हो गए हैं। पोप जूलियस द्वितीय ने अपने उदार होने की ख्याति का लोभ पोप की गद्दी पाने के लिए उठाया, फिर युद्ध करते समय उसने उसे बनाए रखने की चिंता नहीं की। फ्रांस के वर्तमान राजा ने अपनी प्रजा पर कोई भी अतिरिक्त कर लगाए बिना अनेक युद्ध किए, केवल इस कारण से कि सभी अतिरिक्त वे उसने अपनी दीर्घकालीन बचत से पूरे किए थे। यदि स्पेन का वर्तमान राजा उदार कहलाया जाता है तो न इतने वह अभियान कर पाता न जीत पाता। 3 अतएव एक राजा को कृपण के रूप में विख्यात होने की कम चिंता करनी चाहिए, जिससे कि उसे प्रजा को न ठगना पड़े और अपनी रक्षा कर सके, दरिद्र और तिरस्कृत न हो जाए, लुटेरा होने के लिए बाध्य न हो जाए, क्योंकि यह उन दुर्गुणों में से एक है जो शासन करने के लिए उनकी सहायता करते हैं। और यदि कोई कहे सीजर अपनी उदारता से प्रभु सत्ता को पहुंचा और अन्य अनेक उदार होने के कारण तथा उदार समझे जाने लगे कारण उच्चतम श्रेणी तक पहुंचे हैं, तो मैं उत्तर दूंगा कि या तो तुम पहले से ही राजा हो या तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। पहली स्थिति में यह उदारता हानिप्रद है, दूसरी स्थिति में उदार समझा जाना अत्यंत आवश्यक है। और सीजर उनमें से एक था जो रोम का राज्य पाना चाहते थे, किंतु यदि राज्य होने के पश्चात वह उदार बना रहता और उन खर्चों में कोई कमी न करता तो उस साम्राज्य को नष्ट कर बैठता। और यदि कोई कहे अनेक राज्य हुए हैं और जो अत्यंत उदार माने गए हैं, जिन्होंने सेना की सहायता से महान कार्य किए हैं, तो उत्तर दूंगा कि यह तो वह राजा अपना या अपनी प्रजा का खर्च करता है या दूसरों का। पहली स्थिति में उसे मितव्ययी सेना चाहिए, दूसरी स्थिति में उदारता के किसी अंग को नहीं छोड़ना चाहिए। 4 और वह राजा जो स्वयं सेना के साथ चलता है और उसे सेना को लूट अपहृत दबाकर प्राप्त होने वाले धन से रखता है, दूसरों की संपत्ति से रखता है, उसके लिए यह उदारता आवश्यक है, अन्यथा सेना उसके पीछे नहीं चलेगी। और जो तेरा नहीं है तथा तेरी प्रजा का नहीं है, उसके तुम बहुत प्रशस्त दाता हो सकते हो, जैसा कि साइरस सीजर तथा अलेक्जेंडर था, क्योंकि दूसरों का धन खर्च करने में तुम्हारा यश कम नहीं होता किंतु उसे बढ़ता है। केवल अपने धन को खर्च करना ही तुम्हें क्षति पहुंचाता है और स्वयं को नष्ट करने वाला उदारता के समान दुर्गुण नहीं है। उसका आचरण करते हुए तुम उसके साधनों को नष्ट कर देते हो और दरिद्र तथा तिरस्कृत हो जाते हो तथा दारिद्र्य से बचने के लिए लुटेरे तथा घृणा के पात्र हो जाते हो। और उन सब बातों में जिनसे एक राजा को सावधान रहना चाहिए वह है तिरस्कृत या घृणित होना और उदारता। इनमें से एक या दूसरे के पास तुम्हें पहुंचा देती है। जो हो कृपण के रूप में विख्यात रहना ज़्यादा बुद्धिमानी है, जो घृणा रहित अपयश तक की सीमित होती है, अपेक्षा इसके कि उदार के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए लुटेरे के रूप में विख्यात होना पड़े तो अपयश तथा घृणा का पात्र बनाती है। 17वां अध्याय
निर्दयता और दया के संबंध में, और क्या राजा का आतंककारी होने से लोकप्रिय होना अधिक अच्छा है, या लोकप्रिय होने की अपेक्षा आतंककारी होना अच्छा है? एक अन्य पूर्व लिखित गुणों की चर्चा करते हुए मैं कहता हूँ कि प्रत्येक राजा को दयावान के रूप में प्रसिद्ध होने की इच्छा करनी चाहिए, निर्दयी होने की नहीं। किंतु इस दया के दुरुपयोग के प्रति सावधान रहना चाहिए। चासरे बोर्जिया को निर्दयी माना जाता था, तथापि उसकी इस निर्दयता ने रोमानिया पर अधिकार करा दिया, उसे मिलाकर एक कर दिया, शांति स्थापित कर दी तथा आज्ञाकारी बना दिया। यदि भली भांति विचार किया जाए तो देखेंगे कि फ्लोरेंस वासी जनता की अपेक्षा वह कभी अधिक दयावान था। उसने निर्दय के नाम से बचने के लिए पिस्तोइया को नष्ट हो जाने दिया। अतएव वह एक राजा को अपनी प्रजा को संयुक्त तथा खैर ख्या वह बनाए रखने के लिए निर्दय कहलाने के अपयश की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से ही उदाहरणों द्वारा वह उनकी अपेक्षा अधिक दयावान समझा जाएगा, जो अधिक दया के कारण अव्यवस्था को पनपने देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप खून खराबी तथा लूटपाट होती है, क्योंकि ये पूरे निवासियों की क्षति पहुंचाती है। जबकि राजा द्वारा बरती गई कठोरता से केवल किसी विशेष व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, और सभी राजाओं में एक नए राजा के लिए क्रूर नाम से ख्यात होने से बचना असंभव है, क्योंकि नए राज्य आपत्तियों से भरे रहते हैं। और वेजिल ने दीदों के मुख से कहलाया है, कठोर राज्य और मेरे हाथ की नवीनता मुझे बाध्य करती है कि विशाल साम्राज्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहूं, तथापि उसे विश्वास करने के लिए अपने निर्णय में गंभीर रहना चाहिए, न उसे कल्पना द्वारा आपत्तियों की सृष्टि करनी चाहिए, और सावधानी पूर्वक सुहृदयता पूर्वक इस प्रकार संतुलित व्यवहार करे कि दूसरों में अधिक विश्वास उसे असावधान न करा दे और अत्यधिक अविश्वास उसे असहन न बना दे। दो, यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या आतंककारी होने की अपेक्षा लोकप्रिय होना अच्छा है, या इसके विपरीत? इसका कदाचित उत्तर मिलेगा कि दोनों ही होने चाहिए, किंतु दोनों का एक साथ रहना कठिन है। यदि दोनों में से एक को छोड़ना हो तो लोकप्रिय होने की अपेक्षा आतंककारी होना कहीं अधिक सुरक्षापूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के विषय में यह सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, अस्थिर, कपटी व मिथ्यावादी, आपत्तियों से बचने वाले, लाभ के लालची होते हैं, और जब तक तुम उनके हित करते हो तब तक तुम्हारे बने रहते हैं, और जैसे ही ऊपर कहा जाता है कि वह खतरा दूर रहता है, तुम्हारे लिए रक्त बहाने, संपत्ति देने, जीवन, बाल बच्चे सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहते हैं, किंतु जब तुम्हें जरूरत पड़ती है वे विपरीत हो जाते हैं। अतएव वह राजा जो पूरी तरह से उनके वचन पर निर्भर रहता है और अन्य कोई तैयारी नहीं करता, नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो मित्रता मूल्य देकर खरीदी जाती है वह चरित्र की महानता तथा उदारता द्वारा प्राप्ति नहीं की जा सकती, भले ही अच्छी तरह अर्जित की गई हो, किंतु वे न होने जैसी और जरूरत के समय काम नहीं आती। और लोग आतंकवादी की अपेक्षा लोकप्रिय होने का प्रयत्न करने वाले राजा को अप्रसन्न करने में कम सावधानी बरतते हैं, क्योंकि कृतज्ञता की श्रृंखला से बंधा रहता है। जो मनुष्य स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ के अधिक अवसर पर टूट जाता है, किंतु आतंक दंड से वैसे बंधा रहता है जो तुझे कभी नहीं छोड़ता। 3, किंतु राजा को इस प्रकार का भय उत्पन्न करना चाहिए कि यदि वह लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके तो घृणा से बच जाए, क्योंकि दोनों भली भांति साथ रह सकते हैं। आतंक बना और लोग घृणा न करें, ऐसा सदावर रहेगा जब तक कोई अपने नागरिकों तथा अपने प्रजाजनों की संपत्ति तथा अपनी स्त्रियों से परांगमुख रहे। और जब किसी को मृत्युदंड देने के लिए बाध्य भी होना पड़े तो उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब स्पष्ट कारण तथा तर्क सम्मत औचित्य हो, किंतु सर्वोपरि दूसरों की संपत्ति से विमुख रहना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी पैतृक संपत्ति की क्षति की अपेक्षा पिता की मृत्यु को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर संपत्ति छीनने के कारणों की कभी कमी नहीं रहती और हमेशा लूट के निर्वाह करना आरंभ कर देते हैं। तो दूसरों के माल को छीनने के लिए कारण ढूंढ लेता, और इसके विपरीत रक्तपात के लिए बहुत कम कारण मिलते हैं और वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। 4, किंतु जब राजा के साथ सेना हो और उसके आज्ञा में सैनिकों का दल हो तो यह आवश्यक है कि वह निर्दय के रूप में बदनाम होने की चिंता न करे, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि के बिना न तो वह सेना को एकता रख सकता है और न कोई सैनिक अभियान कर सकता है। हैन्नीवाल के प्रशंसनीय कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है।
कि अनेक देशों में व्यक्तियों से बनी अत्यंत विशाल सेना होने पर भी विदेशों में सैनिक अभियान करने पर भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, और न सैनिकों में न राज्य के विरुद्ध उसके अच्छे अच्छे समय में वैसे ही बुरे दिनों में और किसी कारण नहीं उसकी अमानवीय क्रूरता का परिणाम था। यह उसके असंख्य गुणों के साथ उसके सैनिकों में सदा उसके प्रति श्रद्धा और भय का भाव बनाए रखती थी। निर्दयता के बिना उसके दूसरे गुण इस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और कम विचारवान लेखकों ने एक और तो उसके इस कार्य को प्रशंसा की, दूसरे और उसके आधारभूत कारणों की निंदा भी की। 5 और यह सच है कि उसके अन्य गुण अपने आप पर्याप्त सिद्ध नहीं होते। यह शिपियों के उदाहरणों से देखा जा सकता है कि जो केवल अपने समय ही नहीं विरलतम व्यक्ति नहीं था, किंतु संपूर्ण जात इतिहास में अद्वितीय है। स्पेन उसकी सेनाओं ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और यह और किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उसकी अत्यधिक दया का परिणाम था, जिससे उसके सैनिकों में कितनी इतनी छूट मिली थी जो सैनिक नियमों के अनुसार नहीं मिलनी चाहिए थी। फेबियो मास्मीनो ने सेनेट में उसकी इस कार्य के लिए भर्त्सना की थी, तथा उसके द्वारा उसने रोमन सेना का भ्रष्ट करने वाला कहा गया था, और शिपियों के एक सैनिक अधिकारी द्वारा लेकिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो न तो उसने उनका बदला चुकाया, न अधिकारी को उसकी उद्दंडता के लिए दंडित किया। यह सबके लिए कोमल स्वभाव के कारण हुआ, क्यों यहाँ तक कि सेनेट में कोई उसे क्षमा करना चाहता था। उसने कहा कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो दूसरों की भूलों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं भूल से बचना अच्छी तरह जानते हैं। इस स्वभाव के कालांतर शिपियों के यश और कीर्ति कलंकित हो जाते हैं यदि वह साम्राज्य की सेवा में अपने उसी पद पर बना रहता, किंतु सेनेट के शासन में रहने के कारण उनका यह हानिप्रद गुण केवल ढका ही नहीं रहा, किंतु उसे यश प्रदान किया। 6 आतंककारी तथा लोकप्रिय होने के प्रश्न और लौटने पर मेरा निष्कर्ष रूप से कथन यह है कि चूंकि उसका राजा लोकप्रिय होने पर जनता पर निर्भर करता है, अतः एक विवेकी राजा को उसी पर निर्भर करना चाहिए जो उसका अपना न है, उस पर नहीं जो दूसरों का है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि उसे केवल घृणा से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। 18वां अध्याय 18वां अध्याय राजाओं का धार्मिक विश्वास किस प्रकार राजाओं को धार्मिक विश्वास किस पर रखना चाहिए। 1 राजा के लिए धार्मिक विश्वास बनाए रखने तथा चतुराई से नहीं ईमानदारी से रहना चाहिए कितना प्रशंसनीय है, इसको हर कोई समझता है। फिर भी अपने अपने समय का अनुभव हमें बताता है कि उन राजाओं में जिन्होंने अपनी बात को कोई मूल्य नहीं दिया तथा जो अपनी चतुराई से लोगों के दिमाग में चक्कर में डालना चाहते थे, बड़े काम किए हैं और अंत में उनसे आगे निकल गए जो ईमानदारी के से काम करने में विश्वास करते थे। 2 तुम्हें यह जानना चाहिए कि संघर्ष के 2 प्रकार हैं। पहला विधानों के द्वारा किया हुआ संघर्ष, दूसरा शक्ति के द्वारा। इसमें पहला आदमियों के लिए उपयुक्त है, दूसरा पशुओं के लिए, किंतु अनेक बार पहला पर्याप्त नहीं होता, जो दूसरों का अनुसरण करना आवश्यक होता है। अतएव एक राजा के लिए मनुष्य और पशु दोनों के मार्गों का भली भांति उपयोग करना जानना आवश्यक है। प्राचीन लेखकों द्वारा प्रच्छन्न रूप से इस विषय में राजाओं को शिक्षा दी गई है। उन लोगों ने लिखा है कि किस प्रकार अकीले तथा उन प्राचीन राजाओं में से अनेक पालन पोषण तथा शिक्षा के लिए किरों ने किन्नर को सौंप दिया गया। वे उसके अभिभावकत्व में पले, आधे पशु और आधे मनुष्य को गुरु मानने के सिवाय इसके और कोई अभिप्राय नहीं है कि एक राजा के लिए दोनों की प्रकृति के उपयोग करने का ज्ञान होना आवश्यक है तथा एक दूसरे के बिना स्थायी नहीं रहती। 3 चूंकि राज्य के लिए पाश्विक वृत्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग जानने की आवश्यकता है, पशुओं में से उसे लोमड़ी और सिंह दोनों को कुचलना चाहिए, क्योंकि सिंह फंदों कपट जाल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और लोमड़ी भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अतएव फंदों को समझने के लिए उसे लोमड़ी होना चाहिए और भेड़ियों को हताश करने के लिए सिंह। जो लोग केवल सिंह के ही मार्ग पर निर्भर रहते वे समझते नहीं, और इस कारण वह एक दूरदर्शी राजा अपनी बात नहीं रख सकता, न उसे रखनी ही चाहिए। जब ऐसी बात रखना उसे प्रतिकूल पड़े या जब वे कारण ही न रहे जिनके कारण उसे वादा करना पड़ा था, और यदि सब आदमी अच्छे होते यह शिक्षा उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि वे दुष्ट स्वभाव के हैं और तुम्हारे साथ बात नहीं करते, अतः तुम्हें उनके बदले के प्रति बात नहीं रखनी चाहिए और वादा खिलाफी की युक्ति युक्त
ठहरने के लिए तर्कसंगत कारणों की कमी कभी किसी भी किसी राजा को प्रतीत नहीं हुई। इसके असंख्य आधुनिक उदाहरण दिए जा सकते हैं और यह दिखाया जा सकता है कि कितनी संधियां, कितने वादे राजाओं के विश्वासघात के कारण रद्द और व्यर्थ हुए, और जो लोमड़ी का आचरण करना भली भांति जानते हैं वे ही अच्छी तरह से सफल हुए। किंतु इस स्वभाव पर अच्छी तरह रंग चढ़ना आवश्यक है तथा महान, ढोंगी तथा कपटी होना चाहिए। और मनुष्य इतने सरल होते हैं कि और अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के इतने आज्ञा पालक होते हैं कि जो कोई उन्हें धोखा देना चाहे सदा धोखा खाने के लिए प्रस्तुत पाएगा। 4 ताजे उदाहरणों में से एक का उल्लेख किए बिना नहीं रहना चाहता। अलेक्जेंडर छठे ने लोगों को धोखा देने के अतिरिक्त न कभी दूसरा काम किया, न कभी और कोई बात सोची, और ऐसा करने के लिए वह हमेशा सामग्री ढूंढ लेता। विश्वास दिलाने में अधिक प्रभावशाली ढंग का तथा बड़ी शपथें खाकर वादा करने में और उनका कम पालन कराने में उसे बढ़कर कोई दूसरा आदमी नहीं हुआ। फिर भी अपनी इच्छा अनुसार धोखा देने में वह हमेशा सफल हुआ, क्योंकि दुनिया के इस पक्ष से वह पूरी तरह से परिचित था। अतएव एक राजा में वास्तव से ऊपर लिखित सभी गुणों का होना आवश्यक है। वस्तुतः मैं तो यह कहने का साहस करूंगा कि उन गुणों से संपन्न होना तथा हमेशा उन पर आचरण करना हानिकारक है, और उनसे संपन्न होना दिखाना लाभप्रद है। जैसा दयावान, विश्वास युक्त, सुहृद, चरित्रवान, धार्मिक दिखाना तथा वैसा होना अच्छा है, किंतु मन को सदा इस तरह से संतुलित रखना चाहिए कि वैसा होने की जरूरत न हो, तो तुम इसके ठीक विपरीत आचरण करना जानो और कर सको। और तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि एक राजा, और सर्वोपरि एक राजा, उन सब नियमों का पालन नहीं कर सकता जिनके कारण लोग अच्छा समझे जा सकते, क्योंकि राज्य बनाए रखने के लिए प्राय यह आवश्यक हो जाता है कि विश्वास, दया, सद्रता, धर्म के विरुद्ध आचरण करे, क्योंकि यह जरूरी है कि वह अपने मन को भाग्य की लहर और परिस्थितियों के परिवर्तन की आवश्यकता के अनुसार मोड़ सके। और जैसा ऊपर कहा है, यदि संभव हो तो सुमार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो उसे सुमार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो कुमार का अनुसरण करना जानना चाहिए। 5 अतएव एक राजा को बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि कभी उसके मुंह से ऐसी बात न निकले जो ऊपर लिखित 5 गुणों से युक्त न हो। उसे सुनना तथा देखने से ऐसा लगे कि जैसे वह पूर्ण दया, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सत्यनिष्ठा, पूर्ण सुहृदता, पूर्ण धर्म का साकार मूर्ति है, और कोई दूसरी वस्तु इतनी अधिक आवश्यक नहीं कि जितना इस अंतिम गुण से संपन्न दिखना है। और सामान्यतः लोग हाथों की अपेक्षा आंखों से निर्णय करते हैं, क्योंकि हर कोई देख सकता है, किंतु कम स्पर्श करने या सुनते हैं। जैसे तुम लिखते देखते हो उसे हर कोई देखता है, और जो तुम हो यह बहुत कम सुनते हैं। और वे थोड़े से लोग बहुत से लोगों के मत का विरोध करने का साहस नहीं करते। उनके साथ राज्य की शक्ति रहती है जो उनकी रक्षा करती है, और फिर सभी लोगों के कार्यों में, और सबसे बढ़कर राजाओं के कार्यों में, जहाँ कोई न्यायालय नहीं है, जहाँ न्याय की मांग की जा सके, लोग परिणाम की ओर देखते हैं। अतएव किसी राजा को राज्य जीतने और उस पर अधिकार कर लेने दो, और साधनों को सदा सम्मानजनक समझा जाएगा। हर कोई प्रशंसा करेगा, क्योंकि सामान्य लोग हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो दिखता है तथा सफल हुआ प्रतीत होता है, और इस दुनिया में सामान्य लोग ही अधिक हैं, अल्पसंख्यक लोगों की जगह नहीं। जब खड़े होने के लिए काफ़ी लोग जमा हो, आधुनिक समय तक का एक राजा जिसका नामोल्लेख न करना अच्छा है, शांति और धर्म के उपदेश के अतिरिक्त कभी दूसरी बात नहीं करता है। यद्यपि दोनों का ही कट्टर शत्रु हो, और दोनों में से किसी एक का भी उसने आचरण किया होता तो अनेक बार या तो उसका यश कलंकित होता या राज्य चला जाता। 19वां अध्याय राजा को अपमान और घृणा से कैसे बचना चाहिए। 1 किंतु चूंकि जिन गुणों के पीछे उल्लेख किया गया है उनसे अधिक महत्वपूर्ण का विवेचन मैं कर चुका हूँ, अन्य गुणों का विवेचन इस शीर्षक के भीतर संक्षेप से करना चाहूँगा। एक राजा को, जैसा कि उस पर आंशिक रूप से कहा जा चुका है, उन बातों से बचने की चिंता करनी चाहिए जो उसे तिरस्कृत और घृणित बनावें, और जब भी वह उनसे बचने में सफल हो जाए तो समझना चाहिए कि उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, और अन्य प्रकार की बदनामियों से उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसा कह चुका हूँ कि सबसे अधिक प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों को लूटना तथा अपहरण करना उसे घृणा जैसे कह चुका हूँ कि सबसे अधिक प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों को लूटना तथा अपहरण करना उसे घृणा का पात्र, अतः इनसे बचना चाहिए।
और जब तक वह सम्मान सामान्य जनता की संपत्ति या इज्जत नहीं छीनता और वे संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, तब तक केवल थोड़े से लोगों की महत्वाकांक्षा से लड़ाई करनी पड़ती है, जिसे अनेक प्रकार से और आसानी से काबू में किया जा सकता है। अस्थिर छिछोरा पौरुषहीन अस्थिर छिछोरा पौरुषहीन भीरु दृढ़ताहीन और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इनसे राजा को उसी तरह सावधान रहना चाहिए जैसे कि चट्टान से, और उसे प्रयत्न करना चाहिए कि उसके महान कार्यों में महानता, साहस, गंभीर शक्ति का परिचय मिले। अपनी प्रजा के साथ व्यक्तिगत व्यवहार का उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके निर्णय अटल हों, तथा ऐसी ख्याति बना लेनी चाहिए कि कोई उसे धोखा देने या चक्कर में डालने की कल्पना तक न कर सके। तो वह राजा जिसके बारे में ऐसी धारणा बन जाती है, वह बहुत सम्मानित हो जाता, और जो सम्मानित हो जाता उसके विरुद्ध षड्यंत्र जो सम्मानित हो जाता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र होना बहुत कठिन है। कठिनाई से उस पर आक्रमण होगा, क्योंकि योग्यतम राजा के रूप में उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, तथा अपनी प्रजा द्वारा वह सम्मानित हो जाता है। राजा के सामने दो खतरे रहते हैं, एक भीतरी अपनी प्रजा से, दूसरा बाहर की शक्तियों से। पिछले पिछले खतरे से वह अपनी रक्षा अच्छे अस्त्रों शस्त्रों तथा मित्रों की सहायता से कर सकता है, और हमेशा यदि अच्छे हथियार रहेंगे तो अच्छे मित्र भी रहेंगे, और भीतर की बातें हमेशा शांत रहेंगी जब बाहर की शांति रहेगी। यदि किसी षड्यंत्र के द्वारा उन्हें उत्तेजित न किया जाए, और यदि बाहर से हलचल भी न हो, वह संगठित है और जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण किया है, यदि वह आशा नहीं छोड़ता तो हमेशा हर आक्रमण का सामना कर सकेगा। यदि वह आक्रमण नहीं छोड़ता तो आक्रमण यदि वह आशा नहीं छोड़ता तो हमेशा हर आक्रमण का सामना कर सकेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ स्पार्ता के नेबिस ने किया। 3, जहाँ तक अपनी प्रजा का प्रश्न है, वह बाहर पूर्ण शांति हो तो उसे सावधान रहना चाहिए कि वे छिपे छिपे कहीं षड्यंत्र न करें, जिससे कि राजा तिरस्कृत और घृणित होने से बचकर तथा जनता को अपने में संतुष्ट रखकर अच्छी तरह से सुरक्षित कर सकता है। जैसे कि ऊपर विस्तार से कहा गया है, इसका अनुसरण करना आवश्यक है। षड्यंत्रों के विरुद्ध राजा के लिए अचूक प्रतिकार में से एक है सामान्य लोगों द्वारा घृणा का पात्र न बनना, क्योंकि हमेशा जो षड्यंत्र की रचना करता है वह राजा की हत्या द्वारा जनता को संतुष्ट करने की बात जो राजा की हत्या द्वारा जनता को संतुष्ट करने की बात सोचता है, किंतु जब वह देखता है कि जनता प्रसन्न हो जाएगी तो वह वैसा करने का साहस नहीं करता, क्योंकि षड्यंत्रकारियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे असंख्य है, और अनुभव बताता है कि षड्यंत्र अनेक रचे गए किंतु अच्छा परिणाम बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो षड्यंत्र रचता वह अकेला नहीं हो सकता। उन्हें छोड़कर जिन्हें वह असंतुष्ट समझता है और किसी को साथी नहीं बना सकता। और जैसा कि किसी एक असंतुष्ट व्यक्ति को तुमने अपने मन का भेद बता दिया कि मानो उसे संतुष्ट होने की सामग्री दे दी, क्योंकि तुम्हें धोखा देकर उसे हर सुविधा मिलने की आशा रहती है, यहाँ तक कि इस ओर से निश्चित लाभ देता है, और दूसरी ओर संदिग्ध और आपत्तियों से भरा मार्ग दिखता। अतएव आवश्यक है कि यदि तुम्हारे रहस्य को गुप्त रखता है तो वह या तो अभिन्न मित्र होगा या राजा का कट्टर शत्रु होगा। 4, बात को संक्षेप में रखने के लिए मैं कहता हूँ कि षड्यंत्र करने वाले के सामने भय, ईर्ष्या, दंड की आशंकाएं रहती हैं तो उसे हतोत्साहित करती हैं, किंतु राजा के पक्ष में राज्य की महिमा, कानून, मित्रों की सुरक्षा तथा शासन है जो उसकी रक्षा करते हैं। इन सब बातों के साथ यदि जनता की सद्भावना और जुड़ जाए तो यह असंभव है कि कोई षड्यंत्र करने का दुस्साहस न कर सके, क्योंकि सामान्य स्थिति में षड्यंत्रकारी को षड्यंत्र के पूरा होने के पहले भय रहता है। इस परिस्थिति में अपराध कर चुकने के बाद भी भय बना रहता है, क्योंकि जनता उसकी शत्रु हो जाती है, क्योंकि उसके लिए उसे कहीं आश्रय पाने की आशा नहीं रहती। 5, इस बात के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु एक से ही संतोष करना चाहता हूँ जो हमारे पिता के लोगों के समय था। श्रीमान अन्नीवाले वेनेवोत्ती वर्तमान श्रीमान अन्नीवाले के पिता में जो बोलोन का अधिपति था, उसके विरुद्ध कानेस्की ने षड्यंत्र किया और वध कर डाला। श्रीमान जियोवानी जो उस समय अस्त्र शस्त्रों का के लिए शिशु था के अतिरिक्त उसका कोई और नहीं रहा। उस नर हत्या के तुरंत बाद जनता ने विपल्लव कर दिया और सब कानेस्की लोगों को मार डाला। यह सामान्य लोकप्रियता का परिणाम था जो उस समय वेंती वोल्ली वंश की को प्राप्त थी। यह भावना इतनी थी
कि आने वाले की मृत्यु के बाद उस कुल का बोलन में कोई नहीं रह गया और राज्य का शासन संभाल सकता। और यह जात होने पर फ्लोरेंस ने वेंती वोल्य कुल में उत्पन्न एक था, जिसे वह एक समय तक लुहार का पुत्र समझा जाता था। बोलेन के लोग उसके लिए फ्लोरेंस पहुंचे और उसे नगर का शासन भार सौंपा। उसने उस पर तक शासन किया जब तक कि श्रीमान जियोनेवली की अवस्था शासन संभालने योग्य नहीं हो गई। 6 सारांश यह है कि राजा को षड्यंत्र को कोई महत्व नहीं देना चाहिए जब तक कि जनता उसके प्रति सद्भावपूर्ण हो, किंतु जब जनता उसके प्रति शत्रु का भाव हो और उसका तिरस्कार करे तो उसे हर बात और हर आदमी से संकेत रहना चाहिए। सुव्यवस्थित राज्यों और विवेकी राजाओं ने बहुत सावधानी से संभ्रांत लोगों को अप्रसन्न न करने तथा जनता को संतुष्ट तथा प्रसन्न रखने पर विचार प्रकट किया, क्योंकि वह अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसका राजा को ध्यान रखना चाहिए।